हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे विचारकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उनके विचारों के बारे में, उनकी अवधारणा के बारे में, उन्होंने जो कुछ भी राजनीतिक चिंतन दिया उसके बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही जाने माने राजनीतिक विचारक मार्क्स का, कार्ल मार्क्स जिनका पूरा नाम है। मार्क्स ने जो विश्व को दर्शन दिया वो साम्यवाद का आधार बना, और मार्क्स इसको जो उन्होंने जो कुछ भी कहा, मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। उनके विचार जो हैं वो बहुत हद तक आर्थिक उस पर आधारित हैं। तो जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी चर्चा कर चुकी हूँ कि कोई भी राजनीतिक विचारक जिसके हम विचारों का अध्ययन करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का, व्यक्तियों का, उस वक्त तत्कालीन परिस्थितियों का जो भी वो प्रभाव, जिनके भी प्रभाव क्षेत्र में वो व्यक्ति आता है, उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो मार्क्स के जो भी विचार रहे, जो भी उन्होंने मार्क्सवाद की अवधारणा के बारे में बात की, वो सारे विचारों में हम आर्थिक तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अपने विचारों को व्यक्त करने के दौरान उनका जो भी चिंतन रहा, जो भी उन्होंने अपना पुस्तक लिखी कैपिटल, ये कहा जाता है, जैसे उनकी माँ ने मजाक में ये कहा, उनकी मदर, कार्ल मार्क्स की जो मदर थी, उन्होंने मजाक में ये बात कही कि यदि मेरे बेटे ने कैपिटल पर किताब लिखने की बजाय कैपिटल को अर्जित करने में, यानी कि पूंजी अर्जित करने में अपना दिमाग लगाया होता, अपना समय लगाया होता, तो शायद उसकी ये हालत इतनी नहीं होती ख़राब। तो बहुत उन्होंने बुरे दिन देखे। जो भी उनका विचार था, जो भी उनका चिंतन था, उसको व्यक्त करने में बहुत सारा उनका जो है, उनका जितना भी विचार धारा जो उनकी रही, तो बहुत ख़राब दिन उन्होंने देखे। बहुत कठिन उनका जीवन जो है वो रहा। 4 बच्चे थे उनके, और उन बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण में भी वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके अपने परिवार को नहीं दे पाए। बीमारी से उनके बच्चों की मृत्यु भी हो गई। उनकी पत्नी की भी मृत्यु कैंसर से हुई। बहुत ख़राब टाइम, यानी कि इतना तक कि उनके एक बच्चे की मौत पर तो उनकी पत्नी के पास में उस बच्चे के कफन के उड़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनको अब जो है घर से भी बाहर निकलना पड़ गया। ये सारी चीज़ें, तो बहुत उन्होंने आर्थिक अभावों में अपना जीवन व्यतीत किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कारण था जिसने कि उनके विचारों में आर्थिक तत्व को प्रधानता उससे मिली, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता ज़रूर है। जो भी व्यक्ति अपने जिस भी तरह का वो जीवन बिताता है, जो भी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां रही होती हैं, जिन चीज़ों से भी उसका असंतोष होता है, जिन चीज़ों को वो आइडियल परिस्थितियों के रूप में देखता है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके विचार प्रक्रिया को, उसकी विचार श्रृंखला को तय करती हैं, उसकी सोचने की दिशा को तय करती हैं। तो हम कार्ल मार्क्स के बारे में हमने कुछ अभी चीज़ें जानने का प्रयास किया। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी, वैज्ञानिक समाजवाद जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने जो भी और बातें उन्होंने बोली, कई उनकी रचनाएं जो हैं उनके बारे में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कौन कौन सी रचनाएं थी उनकी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनस्क्रिप्ट्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत उनकी प्रसिद्ध रचना रही। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, कैपिटल के उन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखे जो अलग अलग समय पर आए। द सिविल वॉर इन फ्रांस, द गोथा प्रोग्राम। तो ये सारा चीज़ें उन्होंने, ये रचनाएं उन्होंने दी, और इन रचनाओं में उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वैज्ञानिक समाजवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इन सब की बातें की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला इस तरह का एक प्रोग्राम ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट उसको कह सकते हैं, कि किस प्रकार से उन्होंने कैसे चीज़ों को बहुत साफ
साफ साफ तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, किस तरीके से पूरा पूंजीवादी समाज जो है वो किस तरीके से शोषण करता है बुर्जुआ जो उनकी फिलॉसफीज़ हैं उससे, और जो वर्ग संघर्ष के कारण, वर्ग संघर्ष और जिस भी प्रकार का पूरा शोषण किया जाता है उससे किस प्रकार से दो वर्गों में, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन दो वर्गों में डिफरेंस जो है, जो खाई जो है वो और चौड़ी होती चली जाती है, जिसका क्या फिर आगे नतीजा निकलता है, कैसे उनमें असंतोष के जो बीज हैं वो डलते हैं और किस प्रकार एक दिन जा कर के वो ये सारा चीज़ें जो हैं वो एक क्रांति के रूप में सामने आती हैं। तो मार्क्स के विचारों के स्रोत के बारे में हम बात करें तो हीगलवादियों के विचार जो हैं उनका प्रभाव था मार्क्स के विचारों के ऊपर। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे उनका भी प्रभाव माना जाता है। फ्रेंच समाजवादियों का जो चिंतन था वो भी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि उसका भी प्रभाव पड़ा। जो उस समय तत्कालीन जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी उसने भी बहुत प्रभाव डाला मार्क्स के चिंतन में जितनी भी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो मार्क्स ने साम्यवाद का जो पूरा विशाल एक अवधारणा उन्होंने सामने रखी वो पूरी तरीके से ओरिजिनल अवधारणा है। कार्ल मार्क्स को अब हम एक एक करके उनका जो भी टॉपिक्स हैं इसमें अंदर उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स आधुनिक युग के एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया बल्कि पूरा जो सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें एक तरीके से चेंज लाने के लिए जो वैज्ञानिक नियम हैं उनको भी खोज करने का उन्होंने प्रयास किया है। ये चीज़ें ये जितना भी उन्होंने कुछ कहा ये सारा वास्तविकता के धरातल पर उन्होंने जाकर के बात की है। कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में हम बात करें, जैसे कि मार्क्सिज़म की बात करते हैं उसमें मार्क्सिज़म को जो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया उसमें चार सब हेडिंग्स जो हैं उनकी सिद्धांत जो हैं उनको हम समझा सकते हैं एक तरीके से। पहला जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा उन्होंने इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी यानी कि इतिहास को उन्होंने समझाने का प्रयास किया आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो पहला जो उनका सिद्धांत कहा जाएगा इसमें मार्क्सिज्म जो पूरी थ्योरी है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहले हम शुरू से चर्चा करेंगे। सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की हम बात करें। द्वंद्ववाद का जो विचार है वो हीगल ने पहले दिया था। तो हीगल का विचार तो एक तरीके से वो कॉन्टेक्स्ट आर्थिक नहीं है लेकिन इन्होंने उसको आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि इससे नाम से पता चल रहा है आपको, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। पहला द्वंद्वात्मक जो कि प्रक्रिया को समझाता है जिससे कि सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द जो है वो भौतिकवाद जो कि सृष्टि के मूल तत्व के बारे में बात करता है। तो जो ये प्रक्रिया है जो कि हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर ही आधारित है, तो उसको लेकिन हीगल ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा उसके ठीक उलट करके उन्होंने मार्क्स ने उसकी चर्चा की है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हीगल के यहाँ द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। तो हीगल ये मान के चलते हैं कि समाज की जो प्रगति हुई है वो एक सीधे न होकर के टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसका तीन अंग हैं। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। तो मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति जो उन्होंने दी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो उन्होंने दिया, उसका आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स के अनुसार वाद जो है वो समाज की एक ऐसी साधारण स्थिति है। इसको एक तरीके से आगे मैं अभी एग्जाम्पल के उस पर समझाऊंगी। गेहूं का जो पौधा या बाली जो होती है उसके तरीके से हम पहले इसको थ्योरेटिकल तरीके से समझते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन प्रकार की परिस्थितियों की बात करते हैं मार्क्स। वाद जो है वो एक साधारण स्थिति है जिसमें किसी प्रकार का कोई टसल नहीं है, कोई किसी तरह का कंट्रोवर्सी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, आपस में किसी तरह के विरोध कुछ नहीं है, वो एक समाज की साधारण स्थिति है।
थोड़े समय के बाद में जो उन साधारण स्थितियों में कुछ ऐसे नए डेवलपमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें नई आ जाती हैं जिनके कारण कि प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। वो एक तरीके से रिएक्शंस हैं, जो भी वर्तमान में चल रहा है उससे कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं असंतोष होकर के वो जो रिएक्शंस आते हैं असंतोष वाले, वो प्रतिवाद का रूप धारण कर लेते हैं। तो वाद और अब ये जो स्थिति है, नेगेटिव स्थिति, ये वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है, अधिक प्रोग्रेसिव माना जा सकता है इसको, क्योंकि उसमें उस साधारण स्थिति से आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तो वाद और प्रतिवाद में अंतर विरोध के फलस्वरूप, यानी कि जो वाद की चीज़ें हैं, जो प्रतिवाद की चीज़ें हैं, उनमें दोनों में अंतर विरोध होने पर एक नए समझौते की तरफ बात बढ़ती है, जिससे एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। इसे हीगल संवाद का नाम देते हैं, और ये संवाद समय के क्रम में चल करके आगे फिर से वाद का रूप धारण कर लेता है। जैसे एक पूरा इसको सर्किल के तौर पर समझा जाए, सर्किल में 3 आप कोई पॉइंट्स निर्धारित कर लें एक पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस पर। एक है वाद, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। यानी कि ये जो चक्र है, ये समय के चक्र की भांति हमेशा चलायमान रहेगा। आज की जो कोई भी साधारण स्थिति जो कि वाद कही जाएगी, फिर उसमें आगे चल के कुछ जो भी अंतर्विरोध होंगे, जो भी कंट्रोवर्सीज, जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो उससे बाहर निकलने का रास्ता धीरे धीरे मिलेगा। तो वो स्थिति बन जाएगी प्रतिवाद। और जब उन चीज़ों को नेगेट करके, उन चीज़ों से ऊपर उठ करके, उन प्रॉब्लम्स, उन कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करके जब आगे बढ़ जाएंगे उस परिस्थिति से भी आगे, तो वो एक नया एक चीज़ सामने आएगी, नई एक परिस्थिति सामने आएगी, जिसको कि संवाद कहा जाएगा। और ये संवाद जब धीरे धीरे समाज में एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये परिस्थिति जब प्रॉपर तरीके से सर्वमान्य हो जाएगी, स्वीकार कर ली जाएगी, तब वो फिर से वाद का रूप धारण कर लेगी। तो फिर से वापस से ये चीज़ें, यानी कि ये एक अनएंडिंग प्रोसेस के रूप में इसको देखा जा सकता है, वाद, प्रतिवाद और फिर संवाद। इसके आगे का हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।